हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। आज चौथा दिन है, 3 दिन हो चुका है। अगर आप ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको तीनों वीडियो मिल जाएगा और इसके नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद कितने के तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? जब संविधान लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और अंशतः लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर। क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यानी जो हमारा देश है इसको किस नाम से जाना गया है भारतीय संविधान में? तो इसको जाना जाता है भारत तथा इंडिया, यानी संविधान में इसको किस चीज़ के नाम से उल्लेख किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको क्रम कौन सा सही है बताना है। तो इसका क्रम जो सही है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, यानी बिल्कुल सही है। यानी सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र, यानी डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और कौन वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का बी नंबर, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है यही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? है ना, 1975 तक ये भारतीय संविधान में नहीं था, वो कौन सा शब्द है? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी अखंडता शब्द जो था ये 1975 में नहीं था, 1975 तक नहीं था। इसको 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, यानी उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था तो यह बताना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1976 ईस्वी में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुआ था और बहुत सारे संविधान में चीज जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए?
तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए 1976 में बहुत सारे चीज़ जोड़ा गया है ना, अभी जितना भी आएगा लगभग सब 1976 में ही जोड़ा गया। अगर आप एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है तो आप 42 मार दीजिए तो 90% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 42वें में जोड़ा गया था और 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया था। तो आप धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 11 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो इसे भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि भारत का गणतंत्र है। 12 क्वेश्चन है कि भारत का नहीं, भारत एक गणतंत्र है ना, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, है ना। भारत में जनता का शासन है, यहाँ तो कोई वंशानुगत शासन है नहीं, जनता के द्वारा चुना जाता है और फिर वो प्रधानमंत्री उसे बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर कि भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है, हम भारत के लोग, है ना। जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते होंगे, जब मिडिल स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे कभी, तो ये बात बोला जाता था, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये क्या था, भारत की प्रस्तावना का जो पहला शब्द है वो क्या है, हम भारत के लोग। ये बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है किस रूप में जाना जाता है, तो सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था, इसका सही भाव क्या होता है ये आपको बताना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ना। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, यहाँ कोई भी धर्म नहीं है। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है ना। उद्देशिका में वो कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। तो वो शब्द है दोस्तों लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, डी। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है ना। कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इसे कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। जब संविधान बना था तो उस समय प्रस्तावना में ये बातें नहीं थी। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका ए नंबर। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का, कंप्यूटर का, बाल विकास का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा आपको इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और आगे भी आपको मिलते रहेगा इसीलिए। तो चलिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसको भी फायदा हो सके। चलिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा कौन से भाग को कहा जाता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वाद में, है ना, कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। वो कौन सा वाद था, तो आपको बताना है। 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद के अंतर्गत
ये किया गया था कि मतलब उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। वो कौन वाद था? तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 21 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई। कहाँ व्याख्या की गई है? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। मूल अधिकार अनुच्छेद कितने में है दोस्तों? तो 12 से लेकर के 35 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर के 51 तक। मौलिक कर्तव्य कितने में है? तो 51 के क में। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में कैसी शासन व्यवस्था है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका जो होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर, है ना। विधायिका का किस पे नियंत्रण होता है? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है 24। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो 24 का हो जाएगा। जब राष्ट्रपति पद्धति है तो राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर सही। चलिए अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय जो राजतंत्र की नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार नहीं है यहाँ। एक संविधान संगत सरकार है ना, लोकतांत्रिक सरकार है और विधि का शासन है, सत्तावादी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? यह नहीं पूछ रहा था तो क्या हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो 26 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, नहीं अधिकतम लोगों का, है ना। संख्या मतलब क्या? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही होता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 27। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? 27 का ए नंबर प्रमुख क्या है? जनता, क्योंकि जनता के द्वारा ही तो चुनी जाती है। तो प्रमुख कौन हो गया? जनता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 28। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी नंबर, यानी एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो वो है एकल कार्यपालिका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 29। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, वो कौन सा तथ्य है जिसपे भारतीय प्रजातंत्र आधारित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये जनता को अधिकार है कि वो किसे सरकार बनाएगा और किसे नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं ना। और अभी तक हमारे चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के आपको और भी वीडियो आगे मिलता रहे। और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है ना। किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, है ना। केंद्र और जो राज्य के बीच है क्या है? शक्ति का दोनों का बंटवारा होने की वजह से ही भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा? आप लोग का कितना मार्क्स आया आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप इसमें मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कराया जाता है। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे लाइक करें, इससे भी आप जुड़ें। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।